बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत इंतहाई कन्फ्यूजन का शिकार है। एक तरफ ताकतवर हल्के इमरान खान और तहरीक इंसाफ वालों को धमकियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनके एलची जो है वो यू टर्न ले रहे हैं और अब इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं और आगे नून लीगी हुकूमत पर आज किस तरह बिजलियां गिराई गई हैं वो तफसील आपके सामने रखनी है। मलक रियाज जो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और अब वो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं और मामलात किसने तय करवाए हैं, आज इस हवाले से भी एक खबर आई है। उसकी कुछ डिटेल भी आपके सामने रखेंगे कि क्या मलक रियाज इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं, ये भी आपको बताना है। इसके पीछे जो कहानी है कि वो गवाह वादा माफ गवाह नहीं बन रहे, ये मैं पहले ही आपको खबर दे रहा हूँ। ये असल चीज और है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज एक ऐसी आलमी तब्दीली आई है जिसने सबको चौंका दिया है, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो बशार उल असद है उनका सूरज जिस तेजी के साथ गरूब हुआ है, इसकी किसी को तवक्को नहीं थी। और अब अगरचे मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हम तकसीम होते हैं और आज भी तकसीम है, ये दरअसल जो शख्सियत हैं जो असल में वो कहते हैं ना, जो इक़्तिदार के अंदर अचानक बशार अल असद का इक़्तिदार खत्म करने वाले अबू मोहम्मद अल जोलानी, ये दरअसल कौन है? और ये अचानक इस तरह के फलां अबू अब्दुर्रहमान, अबू बकर और इस तरह के जो उन्वान के तहत लोग आते हैं, ये कैसे अचानक आते हैं? इतना मुनज़्ज़म नेटवर्क, कोई ना कोई उनको सपोर्ट कर रहा होता है, असला फराहम कर रहा होता है और फिर अमेरिका, इसराइल वो उस पूरी ग्रेटर गेम के अंदर दाखिल होते हैं। हम आलम इस्लाम के लोग जो है वो फिर तालियां बजाते हैं, कोई इधर कोई दूसरी तरफ, और फिर वही एंड पे उसका नतीजा वही तबाही निकलती है जो आलम इस्लाम के मुख्तलिफ ममालिक के मुकद्दर में जो है वो लिखा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा, आप टीवी चैनल्स पे तो देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त बीबीसी ने इस हवाले से बड़ी आम मालूमात शेयर की हैं, वो मैंने आपको सामने रखनी है। अब ये अबू मोहम्मद अल जोलानी, अब इस वक्त एक तो आप देखिए कि जो तुर्किया है वो इस वक्त इस गिरोह के साथ है जिन्होंने ये कब्जा बशार अल असद की हुकूमत खत्म की है। दूसरी तरफ रशिया है, ईरान है, हिजबुल्ला है, वो बशार अल असद के साथ थे। अब जिस तरह वहां से जेलों से निकलने के मनाजर हैं कुछ कैदियों के, खवातीन के, उससे अंदाजा होता है कि जब भी आप आमरीयत कायम करते हैं तो उसके अंदर चंद खूबियां भी हो सकती हैं किसी के लिए, लेकिन अवाम उससे नफरत करते हैं। फौज ने हथियार डाले हैं, मुदामत नहीं की, और फिर जो वहां से बशार अल असद को हसीना वाजिद की तरह फरार होना पड़ा है। तो आप देखिए कि कैसे बड़े बड़े खानदान, उनके बुर्ज उल्टे हैं इन सालों के अंदर, जिसके अंदर हम देख रहे हैं मुअम्मर कदाफी हैं, सदाम हुसैन है, वो भी एक आमरीयत की अलामत थे, और फिर जो है वो सऊदी अरब के अंदर वैसे ही एक नई लीडरशिप और नया विजन आ चुका है। और साथ ही जो है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ हसीना वाजिद, फिर आले शरीफ का सूरज जो है वो आवाम के अंदर से तो गरूब हुआ है। इसी तरह जो पुरानी फैमिलीज के अंदर इस वक्त ये बशार उल असद यानी असद खानदान, अब इनके वालिद भी जो है वो बगावत के तहत ही आए थे, पूरी तरह उन्होंने भी फायदा उठाया था असद। लेकिन अब मैं आपके सामने थोड़ी सी इसकी डिटेल रखना चाहता हूँ शुरू के अंदर 2 मिनटों के अंदर, फिर हम पाकिस्तान की सियासत पर आएंगे, चूंकि ये इन चीजों का जो है वो होना बड़ा जरूरी है इस पूरे मामले के अंदर। लेकिन अगर हम देखें कि इससे कुछ लोग हमारे जो है वो जश्न मनाएंगे जो ईरान मुखालफ होंगे, और ईरान के जो हामी हैं, चूंकि ईरान की भी एक प्रॉक्सी जो वार है वो शुरू है मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, तो अब यहाँ पे वो ये करेंगे कि ये जो है वो बड़ा बुरा हो गया। लेकिन असूली तौर पर जब इसराइल दाखिल हुआ है तो इसका वादे मतलब ये है कि अमेरिका, इसराइल इससे फायदा उठाएंगे और वक्ती तौर पे चंद लोगों को फायदा जरूर होगा। लेकिन एक काम बड़ा अच्छा किया है इन्होंने आते ही, कि जो बजाय इसके कि वो खुद कब्जा करके कोई बड़ी अनाउंसमेंट करें, उन्होंने कहा है जी फला जो जलाली साहब हैं वही इसके जो है वो सरबराह होंगे, हुकूमत उसी तरीके से चलाई जाएगी और जो प्रॉपर एक जमहूरी अंदाज के अंदर जो है वो सारे मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। ये बड़ी हैरत अंगेज चीज है जिसने सबको हैरान किया है। अच्छा, अब मैं आपके सामने रख रहा हूं शाम के शहर हलब पर हुकूमत मुखालिफ बागियों कब्जा हुआ तो इस हमले की क़यादत करने वाले एक बारिश शख्स की तस्वीर मंजर आम पर हुई जिसने अस्करी लिबास जेब तन कर रखा था। इस शख्स का नाम अबू मोहम्मद अल जोलानी है जो हायत तहरीर उश शाम नामी गिरोह के सरबराह हैं। अच्छा, बुनियादी तौर पर हल पर कब्जे के बाद
अल-जुलानी का नाम एक बार फिर ये बहस का मौजू बना है, इन पे हम नहीं जाते। अब ये है कौन? अब बीबीसी जो मॉनिटरिंग है उसके मुताबिक अबू जुलानी का असल नाम, उनकी तारीख और जाय पैदाइश इस पर इख्तलाफ है कि ये 75 है, 79 है या 1975 है। और अमेरिकन जो मीडिया है उसने भी कुछ बताया। कुछ का कहना है कि ये सऊदी अरब के शहर रियाज के अंदर इनके वालिद पेट्रोलियम इंजीनियर थे, वो उस दौरान वो पैदा हुए। फिर ये वापस जब शाम आए, फिर ये अलकायदा से मुंसलिक हुए, दाइश से भी ये शायद मुंसलिक रहे। दमिश्क में तिब की तालीम हासिल की, लेकिन तीसरे साल के दौरान ईरान में, यानी ये जो है वो दमिश्क में, लेकिन तीसरे साल के दौरान इराक में ये अलकायदा के अंदर शमूलियत इख्तियार की है, जब अमेरिका ने 2003 में हमला किया है। फिर ये अमेरिका के अंदर कैद भी रहे हैं। इराक में अलकायदा के सरगर्म रहनुमा अबू मुसब अल जरकावी। अच्छा, फिर इनका ना मैं आपको मुख्तसर ये बता रहा हूं कि इस पे जितनी अथेंटिक रिपोर्ट्स आई है उसके मुताबिक, क्योंकि ये अलकायदा का भी हिस्सा रहा है और फिर अलकायदा दो हिस्सों के अंदर तकसीम हुई और फिर इन्होंने जो है वो अल करजावी जो है उनकी हमायत की। और इस दौरान फिर बाद अज़ां जो है वो इन्होंने एक नया ग्रुप बनाया और उन्होंने कहा कि मैं आलमी इनकलाब का विजन नहीं रखता, बल्कि मेरा मकसद शाम के अंदर इस्लामी निज़ाम का कायम करना है और हमारा ग्रुप मौजूदा जो असद हुकूमत है इसके खात्मे के लिए जो है वो काम करेगा। 2011 में शाम में बगावत खाना जंगी की शक्ल अख्तियार कर गई, तो जोलानी अबू बकर अल बगदादी की जानब से खसूसी मिशन पर शाम पहुंचे ताकि दौलत इस्लामिया के एक मकामी शाख की बुनियाद पर रख सकें। 2012 में जुबातुन नसरा का आगाज हुआ और ये नुसरा का आगाज हुआ और दौलत इस्लामिया की इराकी शाख बन गई। तो बहरहाल अब मुख्तसर ये है कि अमेरिका ने कहा हम तो गैर जनबदार हैं, इसराइल जो है वो सरहदी इलाके में दाखिल हो गया है, एक तरफ जो है वो तुर्किया बैठा हुआ है। तो अब देखना यह है कि इसराइल कहीं कोई नया हिस्सा, इससे पहले भी एक जमाने के अंदर 1982 में गालिबन इसराइल ने कुछ हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था। इसी तरह दो मुल्कों ने जब हुकूमत की तो इसराइल से मुंह की खानी पड़ी, तो इसराइल ने इलाके जो है वो कब्जा कर लिया। तो अब भी कोई इस तरह का मामला अगर है और दोबारा इसराइल को बाहर नहीं धकेला जाता, तो इसका मतलब है कि फायदा तो फिर इसराइल और अमेरिका उठाएंगे और नाचेंगे हम। कभी इस्लाम का, इस्लामी ममालिक का इधर का ग्रोह, कभी इधर का ग्रोह, घुंघरू हम तोड़ेंगे और मेवा खाने के लिए अमेरिका और जो है ये ममालिक आएंगे। अच्छा, अब मैं आपके सामने जो मुल्क की सियासत है बदकिस्मती से पाकिस्तान की, वो बड़ी अजीब है, जिसको अजीब नेज पे पहुंचा दिया गया है। अब पाकिस्तान आज जो है वो फैसल वाडा, उन्होंने जो है वो एक गुफ्तगू की है मीडिया से। ये गुफ्तगू बड़ी आम है, यानी इसके अंदर जो है वो बताया गया है कि किस तरीके से जो है वो ये सारा मामला किया जा सकता है। फैसल वावडा ने, आपको इल्म है ये ताकतवरों के इनको एलची समझा जाता है, ये जो बात करते हैं इनके पास मालूमात होती है और इससे एस्टैब्लिशमेंट चूंकि खुद सामने कम आती है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं उसी से ये सारी चीज होती है। एक जो तबका है इस वक्त जो नाम निहाद एस्टैब्लिशमेंट के जो अपने आप दावेदार हैं कि वो ज्यादा राबते में होते हैं, तो वो कहते हैं नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर है। यकीनन ये बात दुरुस्त हो सकती है। इस वक्त तक तो यानी 26 तक तो एक पेज पे थे और फिर सारा कुछ हुआ भी मुशावरत से है, लेकिन असल चीज ये है कि एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग तो एक पेज पर ही होंगे, लेकिन अवाम उस पेज की दूसरे पेज पे है। मसला ये है, तो इसलिए वो एक पेज पर रहें भी तो डंडे के जोर पे ज्यादा अरसा इख्तदार कायम नहीं रह सकता। तो अब जो है वो मशवरे, एक तरफ धमकियां, दूसरी तरफ वो कहता है इमरान खान मुझे रात की आधी रात को बुलाएंगे, मैं हाजिर हो जाऊंगा। इमरान खान को ये कुछ लोग करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं ये हो। तो ये एक तो मैं आपको शुरू में बता दूं, ये डबल गेम हो सकती है। ये फैसल वाडा कोई ना कोई इधर उधर छोड़ के, तो पीटीआई की लीडरशिप पहले ही बहुत सारी जो बाहर है वो कंफ्यूज है, उनको मजीद कारकुनान और उनको कंफ्यूज करने वाली बात है। तो कारकुनान तो कंफ्यूज नहीं होते, जो बाहर लीडरशिप है वो कंफ्यूज होगी, चूंकि डर खौफ सारी चीजें। अब फैसल वावडा वो बैरिस्टर गौर की तारीफ कर रहा है, वो सलमान अकरम राजा की बात कर रहा है, वो अलीमा खान जो बहन है उनकी बात कर रहा है। तो ये उनको मशकूक बनाने की दरमियान में कोशिश होती है। अब वो कहता है बादू मरोड़ना भी जानते हैं, इमरान खान आधी रात को बुलाएंगे तो जरूर मैं जाऊंगा, बातचीत मुल्क को आगे बढ़ाएगी। रोज एहतजाज मार दाड़ काबिल कबूल नहीं, गुनाह की सजा के बाद भी बातचीत का अमल तो नहीं रुकना चाहिए। अब ये बातचीत पर फैसल वावडा का जोर देना ये बहुत बड़ी बात है। और मैं अभी मुन्ना भाई को सुन रहा था, मुन्ना भाई भी कह रहे थे कि भाई इसका कोई ना कोई तो एंड होना चाहिए। ये वैसे नहीं है
یعنی جو کل تک کہہ رہے تھے کہ ان کو بالکل نہیں سمیت دینی، ان کو بالکل ایسے کرنا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں بات چیت تو ہونی چاہیے نا، اس کا کوئی نہ کوئی اینڈ تو نکلنا ہے نا جی، نکالنا چاہیے نا۔ اب فیصل واوڈا بھی منا بھائی کے بعد یہ بات کر رہے ہیں کہ بات چیت آگے بڑھائیں روز، یعنی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ سندھ میں پانی کے مسئلے پہ بات کی، آپ اتنا بڑا بیڑا کیسے اٹھا سکتے ہیں، ان سے سوال کیا۔ وہ کہتا ہے میں چونٹی کا کردار ادا کر رہا ہوں جو ہاتھی کو گرا سکتی ہے، میں اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ عمران خان میرا باس تھا، پی ٹی آئی کے مختلف چہرے بھی جو ہے وہ انہوں نے بات کی کہ یہ بڑے مخلص آدمی ہے۔ تیسری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ اور عدالتیں اکٹھی کھڑے ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ عدلیہ جمہوریت اور عوام کی کمبینیشن میں ہی اتفاق رائے پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال بڑا زبردست صحافی نے کیا ہے، اس نے کہا جی آپ بات چیت کر رہے ہیں تو بات چیت کے اندر اگر کہا ہی یہ جائے کہ فوج سیاست سے آؤٹ ہو جائے اسٹیبلشمنٹ، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر وہ کہتے ہیں جی یہ آپ جو ہے نا اکٹھی ہوتی ہیں اور ایسے ہوتا ہے، اور بھائی اکٹھی نہیں ہوتی۔ جو دنیا کا ملک ترقی کر رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ایک اوورآل کردار ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ملک ترقی کرتا ہے۔ یعنی حکومتیں بنانے گرانے کا کام جہاں بھی ہوگا وہاں ملک ترقی نہیں کر رہے، بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کے بھی انہوں نے ذکر کیا، لیکن خاص طور پر جو بات اس نے کی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ بات بڑی ہی عام ہے۔ تو اب آہستہ آہستہ منا بھائی چنا بھائی جتنے بھی ہیں اب وہ یو ٹرن لیتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے کچھ دنوں کے بعد، چونکہ جو ارد گرد تحریکیں ہیں، جو عالمی حالات ہیں، جس طرح عوام کا غم و غصہ ہے، ملک اور معیشت چل نہیں رہے، اپنے جو ایک آپ سمجھیں کہ ضد اور انا کے خول کے اندر جس طرح ملک بند کر دیا گیا ہے، یہ معاملہ بڑا خراب ہے۔ اور خاص طور پر جو اسٹیبلشمنٹ نے فارم 47 کی حکومت بنوائی ہے ان پر یہ جو سب سے بڑا الزام ہے، اور اب جو یہ موجودہ ڈی چوک کا سانحہ ہوا ہے، اس کے بعد عوام کے اندر اگر آپ دیکھیں تو دوری کے اندر اور اضافہ ہوا ہے۔ ابھی بھی ڈنڈے کے ذریعے، گرفتاریوں کے ذریعے فلاں کو اٹھا لیں گے، فلاں کو بند کر لیں گے، اتنے مقدمے قائم ہو گئے، اتنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، اتنے تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھا لیا، اور بھائی اس سے فرق نہیں پڑنا، چونکہ یہ جو ہے وہ عوام اور زیادہ بڑھ رہی ہے۔ دیکھنا تو یہ چاہیے کہ اینڈ جو رزلٹ ہے اس کا وہ کیا نکل رہا ہے۔ رزلٹ یہ ہے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور آپ کے پاس آپ سے ٹوٹ رہے ہیں۔ بات یہ ہے، اگر یہ آج سمجھ آئے، 2 مہینے بعد سمجھ آئے گی عمران خان کی حمایت اور بڑھ چکی ہوگی، تو یہ ایک معاملہ ہے۔ دوسرا جو قومی حکومت کی بات ہے کہ نون لیگ کو مائنس کر کے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کو اتنی دیر کے لیے اور تکڑا کیا جائے تاکہ وہ اقتدار میں آنے کی پوزیشن میں ہو۔ تو یہ بات بڑی ہے کہ عمران خان کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے۔ اچھا، ایک اور بات بڑی عام ہوئی ہے، اور آج وہ سہیل وڑائچ صاحب نے ایک خبر دی ہے۔ خبر تو وہ آپ کو پتہ ہے دیتے رہتے ہیں۔ خبر انہوں نے یہ دی ہے کہ یہ بھی وہ اپنے طور پہ تو انہوں نے بتایا کہ معیشت ماشاءاللہ، یہ انصار عباسی، سہیل وڑائچ، اسی طرح بہت سارے ٹی وی چینلوں پہ جو بیٹھے ہوئے یہ لوگ ہیں نا، ان کی معیشت ٹھیک ہے۔ جب ان کی اپنی معیشت ٹھیک ہو تو یہ کہتے ہیں الحمدللہ ملک چل پڑا ہے، اب سٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی، اب یہ ہو گیا ہے۔ تو سہیل وڑائچ کی معیشت خاصی اچھی چل رہی ہے آج کل، تو وہ کہتے ہیں ملک، بھائی ملک جو ہے نا، جائیے ذرا لوگوں کو ملیے ملک، تو وہ آپ کو ملک بتائے گا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں یہ بھی سننے میں آیا کہ ملک کے سب سے بڑی پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ معاملات طے پا چکے ہیں، اور وہ 2 ماہ کے اندر اس کی واپسی ہو جائے گی۔ ریاست سارے کا سارا فوکس معیشت اور خوشحالی پر ہوگا۔ سبحان اللہ، جو ریاست ایک بزنس ٹائکون کی محتاج ہو جائے، اس ریاست کا پھر اللہ ہی حافظ ہے بھائی، اور پھر یہ وہ کرے گا تو ایسے ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کیا جو ملک ریاض ہیں یہ بنیں گے وعدہ معاف گواہ عمران خان کے بنیں گے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کہیں تحریری فیصلہ بھی موجود ہے، اس کے ساتھ حکومت کیسے معاملات طے ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو شخص 190 ملین پاؤنڈ نیب ریفرنس میں عدالتی اشتہاری ہو، جس کا تحریری فیصلہ بھی موجود ہو، اس کے ساتھ حکومت کے کیسے معاملات طے پا سکتے ہیں؟ کیا ملک ریاض وعدہ معاف گواہ بن گئے؟ یہ آج ایک رپورٹر نے سوال کیا، تو ایک بڑے سینئر رپورٹر ہیں سہیل رشید صاحب نے جواب دیا کہ وعدہ معاف گواہ کی سٹیج گزر چکی، اس کیس میں شواہد مکمل ہو چکے، نیب کے مطابق یہ شواہد کافی ہیں، مزید پیش نہیں کرنے۔ عام شخصیت کی 2 ماہ بعد واپسی کا مطلب کیس ہائی کورٹ پہنچ کر حصے بکھرے ہو چکا ہوگا، شخصیت سرنڈر کر کے اپنی بریت دائر کرے گی، یعنی کیس سے نکلنا ہے کچھ نہیں، تو جب باقی بری تو پھر وہ بھی بری ہو جائیں گے، تو پھر یہ چیزیں اس طریقے سے چلیں گی۔ تو جو بندہ معیشت کافی حد تک جو اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہا تھا، ان کو آپ نے اپنے سیاسی مفادات کے بھینٹ چڑھایا، اور اب
उनके आने पे पहले ही आप तबला लेके बैठ गए, तो ये बड़ी अजीब मामला है। तो ये मामलात दरमियान में तय करने वाले इस वक्त दौड़े हुए हैं। बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानी मुतहर्रिक हैं और मामलात हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट दोनों के हाथ से वक्त के साथ साथ निकलते जा रहे हैं। जैसे मुट्ठी से रेत बिखरती जाती है, ऐसे ही बिखरी जा रही है। काबू करना चाहते हैं, लेकिन ये अवाम काबू करने का एक ही तरीका है कि जिसका मैंडेट इमरान खान को जिस तरह अवाम ने दिया है उसका एहतराम किया जाए, और मामलात कम अज कम आपने हुकूमत नहीं देनी तो नए इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए, और ऐसे आपस के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की जाए कि आइंदा जो इलेक्शन कमीशन है वो इस तरह का ना हो कि जो मैंडेट पे डाका डाले और मुल्क को सियासी जो एक माहौल है बेहतर करके उस तरफ चलने दिया जाए। देखते हैं अब जो बातें फैसल वाडा ने इशारा किया है, अगर वो दुरुस्त हैं तो ये एक अच्छी पेशरफ्त होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।